Hi everyone. Hi everyone. Welcome to Mera Physio, a pan India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ह्यूमरस फ्रैक्चर के साइन एंड सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। सो बेसिकली इस वीडियो में जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, सर्जिकल इंटरवेंशंस, इनके बारे में हम बात करेंगे। अपने पिछले वीडियो यानी कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने ह्यूमरस की बेसिक एनाटॉमी देखी, यानी कि हमने देखा कि जो ह्यूमरस है वो एक एंड में हमारा शोल्डर जॉइंट बनाता है प्रॉक्सिमल में, और डिस्टल में हमारा एल्बो जॉइंट फॉर्म करता है। ये कई मसल ग्रुप्स अटैचमेंट हैं इसमें, जैसे कि अगर हम एंटीरियरली की बात करें तो एंटीरियरली कोरैकोब्रैकियलिस, डेल्टॉइड, ब्रैकियलिस, ब्रैकियोरेडियलिस, ये मसल ग्रुप्स हमारी एंटीरियरली अटैच्ड रहती हैं ह्यूमरस बोन से, जो कि मेनली ह्यूमरस के शाफ्ट से अटैचमेंट होती है। पोस्टीरियरली हमारी जो ट्राइसेप हेड के मीडियल और लेटरल ब्रांचेस रहती हैं, जो मीडियल और लेटरल हेड्स रहते हैं, वो अटैच होते हैं हमारे पोस्टीरियरली ह्यूमरस के शाफ्ट से। उसी उसमें हमने आर्टिकुलेशंस की बात की। जैसा मैंने बताया कि प्रॉक्सिमली हमारा जो ह्यूमरस है वो आर्टिकुलेट करता है हमारे ग्लेनोइड फोसा से, और जो हमारे स्कैपुला का जो पार्ट है, और वहां फॉर्म करता है ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट, यानी कि हमारा शोल्डर जॉइंट। डिस्टली यानी कि एल्बो जॉइंट में हमारा जो फॉर्मेशन होता है उसमें हमारा जो ह्यूमरस जो कैपिटुलम है वो आर्टिकुलेट करता है हमारे हेड ऑफ द रेडियस से, और हमारा जो ट्रॉक्लिया होता है ह्यूमरस का वो आर्टिकुलेट करता है हमारे ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना से। प्रॉक्सिमली शोल्डर जॉइंट यानी कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, और डिस्टली एल्बो जॉइंट में आर्टिकुलेशंस होकर के ये जॉइंट्स फॉर्म करते। फिर हमने फ्रैक्चर के बारे में भी बात किया। हमने फ्रैक्चर के डिफरेंट टाइप्स, एवल्जन फ्रैक्चर जिसमें मसल या लिगामेंट पुल होने के कारण बोन का फ्रैक्चर होता है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर जिसमें बोन कई पार्ट्स में शैटर्ड हो जाती है, टूट जाती है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जिसमें जो बोन है वो पार्टली ब्रेक होती है, वो और कंप्लीटली ब्रेक नहीं होती दूसरे साइड से, जिसमें बेंड हो जाती है हमारी एक जो रेस्ट ऑफ द बोन है वो बेंड हो जाती है। वो हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। फिर हमने बात किया हेयर लाइन फ्रैक्चर्स के बारे में, इसमें हमने देखा कि बहुत माइनर और थिन यानी कि पार्शियल फ्रैक्चर होता है बोन का। उसी के साथ हमने ऑब्लिक फ्रैक्चर की बात की, जिसमें जो एक ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है जो कि बोन की जो लॉन्ग एक्सिस है उसके अपोजिट होता है, उसे हम ऑब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। हमने स्पाइरल फ्रैक्चर की बात की, जिसमें जो बोन है वो ट्विस्ट होती है जब ब्रेक होते समय। हमने स्ट्रेस फ्रैक्चर की बात की, जिसमें रिपीटेड स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है बोन का। जिस रिपीटेटिव स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारण एथलीट्स में ये ज्यादा देखने को मिलता है कि रिपीटेटिव स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारण फ्रैक्चर होता है, तो ऐसे फ्रैक्चर को हम स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जिसमें स्ट्रेट अक्रॉस ब्रेक होता है बोन का। इन बेसिक फ्रैक्चर्स के बारे में हमने बात किया। वहीं जब हमने ह्यूमरस फ्रैक्चर के डिफरेंट टाइप्स के बारे में देखा, तो हमने देखा कि हम वहां पे बेसिकली तीन टाइप के ह्यूमरस फ्रैक्चर्स होते हैं। पहला हमारा प्रॉक्सिमल, मिड शाफ्ट और
डिस्टल। सो प्रॉक्सिमल में बेसिकली जो ब्रेक होता है, जो फ्रैक्चर होता है, वो अपर पार्ट में होता है, जो कि हमारे नियर द शोल्डर जॉइंट होता है। मिड शाफ्ट, यानी कि मिड शाफ्ट में जो ब्रेक है, जो हमारे शाफ्ट के एकदम बीचों बीच होता है, तो उसे हम मिड शाफ्ट फ्रैक्चर कहते हैं। डिस्टल, डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर जनरली हमारे एल्बो के पास में होता है, यानी कि डिस्टली होता है, और ये कई बार कई कॉम्प्लेक्स एल्बो इंजरीज भी फॉर्म करते हैं। प्रॉक्सिमल के बारे में जब हमने देखा था तो हमने बात किया कि इसमें जब भी पेशेंट या कोई पर्टिकुलर इंसान आउटस्ट्रेच्ड हैंड में डायरेक्ट फॉल होता है, या कोई डायरेक्ट ब्लो लगता है, या डायरेक्ट हिट होता है हमारे प्रॉक्सिमल पार्ट में, तो उससे हमारा जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो फ्रैक्चर हो सकता है, जिससे हमारी जो एक्सिलरी नर्व है और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज है वो डैमेज हो सकती है। वहीं हमने जब मिड शाफ्ट फ्रैक्चर की बात की तो हमने देखा कि जो फ्रैक्चर है वो बेसिकली हमारे रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी को डैमेज करते, यानी कि हमारे रेडियल नर्व और हमारी जो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी है उसे डैमेज करते। डिस्टल फ्रैक्चर में हमने देखा कि डिस्टली में जब भी फ्रैक्चर होता है ह्यूमरस का, तो वो हमारे एबव एल्बो जॉइंट होगा, और उससे हमारी जो ब्रेकियल आर्टरी है या एंटीरियर एंट्रोशियस नर्व है, ये डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण वोक्समैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है। जब हमने कॉजेस की बात की तो हमने तीन बेसिक टाइप ऑफ कॉजेस की बात की। पहला, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स, फॉल्स, स्पोर्ट्स इंजरी या बोन वीकनेस। सो बोन वीकनेस बेसिकली हमारी ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि लो बोन मिनरल डेंसिटी के कारण होती। तो ये हमारा एक छोटा सा रिकैप था पिछले वीडियो का, हमारी ह्यूमरस फ्रैक्चर के इंट्रो का। अब हम बात करते हैं हमारे इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जैसे कि हम कवर करेंगे साइन एंड सिम्टम्स, हम कवर करेंगे कॉम्प्लिकेशंस, हम कवर करेंगे डिफरेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स को, और फिर एट द एंड हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, कि कैसे ह्यूमरस फ्रैक्चर्स को मेडिकली ट्रीट किया जा सकता है, मेडिकली मैनेज किया जा सकता है, जिसमें डिफरेंट सर्जिकल इंटरवेंशंस को यूज किया जाता है, और हम मेडिकेशंस को यूज भी करते हैं।
साइन एंड सिम्टम्स। सो बेसिक सिम्टम्स की बात करते हैं तो हमें हर फ्रैक्चर में जनरली कुछ कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो, चाहे वो फीमर का हो, किसी का भी पर्टिकुलर बोन का फ्रैक्चर हो, तो उसमें कुछ सिम्टम्स हमें बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेन और स्वेलिंग और उस पर्टिकुलर पोर्शन को मूव करना। सो जब भी फ्रैक्चर होता है तो पेशेंट को अनबियरेबल पेन कई बार होता है। ये डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर किस टाइप का है। फ्रैक्चर जिस जो हमने टाइप्स देखे, ऑब्लिक, स्पाइरल, कम्युटेड, हमने बात किया हेयरलाइन फ्रैक्चर्स, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर। सो ह्यूमरस फ्रैक्चर्स में जनरली स्ट्रेस फ्रैक्चर्स नहीं देखने को मिलते, क्योंकि यहाँ बॉडी वेट का कोई रोल इतना ज्यादा होता नहीं। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स जनरली हमें लोअर लिम्ब में ज्यादा देखने को मिलते। लेकिन अगर किसी को हेयर लाइन फ्रैक्चर है तो पेन उसको भी रहता है, बट पेन की जो इंटेंसिटी होती है, पेन का जो स्कोर होता है वो कम होता है। स्वेलिंग एंड ब्रीजिंग। तो जिस भी एरिया में फ्रैक्चर होता है उस एरिया में स्वेलिंग देखने को मिलती, उस एरिया में ज्यादातर जो लोकलाइज्ड स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी। इनएबिलिटी टू मूव द शोल्डर, यानी कि हम यहाँ ह्यूमरस फ्रैक्चर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर प्रॉक्सिमल कोई भी फ्रैक्चर हुआ है तो प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर होने के कारण जो कि हमारे लिनल ह्यूमरल जॉइंट से अटैच्ड है, तो उसके कारण शोल्डर के मूवमेंट में दिक्कत आती है, यानी पेशेंट अपने शोल्डर को मूव नहीं कर पाता है और कई बार जो रेंज ऑफ मोशन होती है बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट हो जाती है पोस्ट फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशन या पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस के कारण। ग्राइंडिंग सेंसेशन, ऐसा लगता है पेशेंट को शोल्डर्स जब भी मूव हो रहे हैं तो वहाँ कोई चीज ऐसी ग्राइंड हो रही है, तो वहां पे रब हो रही है, तो ये सेंसेशंस पेशेंट को देख महसूस होते हैं। डिफॉर्मिटी। सो डिफॉर्मिटी मतलब कि वो नॉर्मल नहीं है, कोई भी चीज नॉर्मल नहीं है, तो डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। वो आर्म्स की डिफॉर्मिटी हो सकती है, शोल्डर डिफॉर्मिटी हो सकती है, स्कैपुलर डिफॉर्मिटी हो सकती है, पोस्ट और इन्हीं के कारण पोस्चरल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। ओकेजनली ब्लीडिंग, अगर किसी को ओपन फ्रैक्चर है तो जो फ्रैक्चर जो ब्रॉडली जो क्लासिफाइड होते हैं ओपन और क्लोज्ड, सो ओपन फ्रैक्चर में जनरली ब्लीडिंग होती है। क्लोज फ्रैक्चर मतलब कि वहां पे जो स्किन है उसका ब्रेक नहीं हुआ है और इंटरनल फ्रैक्चर है, वो वहां पे बोन्स एक्सपोज्ड नहीं है। ओपन फ्रैक्चर में बोन्स एक्सपोज्ड हो जाते हैं, हमारे जो स्किन के टिश्यूज है वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं, जिसके कारण से वहां ब्लीडिंग होती है। वहीं क्लोज्ड फ्रैक्चर में ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती। जो हमारे आर्म्स के नॉर्मल मूवमेंट है वो भी रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं या एकदम से बंद हो जाते हैं। इसका जो मेजर जो रीजन होता है वो होता है नर्व इंजरी। सो जब भी फ्रैक्चर होता है, जैसे हमने देखा कि हमारे जो प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर है, सो उसमें हमारे जो नर्व्स है वो डैमेज हो जाती है। सो प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर्स में जैसे हमने बात किया था कि हमारी जो एक्सिलरी नर्व्स हैं वो डैमेज होती है। सो एक्सिलरी नर्व्स अगर हमारी डैमेज हुई है तो इससे हमारे पैरालिसिस हो सकता है हमारे डेल्टॉइड का, हमारे डेल्टॉइड मसल्स और हमारी टेरिस माइनर मसल्स का, जिससे हमारे जो मूवमेंट है, शोल्डर के मूवमेंट्स है, वो इफेक्ट होते हैं। वहीं अगर हमारे शाफ्ट का फ्रैक्चर है तो उसमें हम देखने को मिलता है हमारी जो रेडियल नर्व हमारी इंजर्ड हो जाती है, जिससे हमें रिस्ट ड्रॉप देखने को मिल सकता है।
अगर डिस्टल एंड फ्रैक्चर है तो वहां हमें देखने को मिलेगा कि हमारी जो एंटीरियर एंट्रोशियस नर्व है वो डैमेज हो जाती है फ्रैक्चर के कारण। तो उसके कारण बीआईसी यानी वो वॉल्ट्समैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर देखने को मिल सकता है। सो हमारे फ्रैक्चर होने के कारण या हमारे फ्रैक्चर के कारण जो मूवमेंट का जो लॉस होता है उस मूवमेंट वो भी एक तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है हमारे फ्रैक्चर का, जिसके बारे में जब हम कॉम्प्लिकेशंस में बात करेंगे तो हम और डिटेल में बात करेंगे कि और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फ्रैक्चर के। कॉम्प्लिकेशंस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर्स मतलब हमारे जो शोल्डर का एंड है, हमारा जो जो एंड हमारा जो क्रेनोइड फोसा से आर्टिकुलेट करता है वो है हमारा प्रॉक्सिमल एंड। सो अगर प्रॉक्सिमल ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है तो इसमें हमारी जो एक्सिलरी जो नर्व है वो इंजर्ड होती है, जिसके कारण वो हमारे जो डेल्टॉइड मसल्स है, हमारे जो टेरिस माइनर की मसल्स है, वो टेरिस माइनर मसल्स हमारी इम्पेयर्ड हो जाती हैं, उनमें पैरालिसिस हो सकता है। उसी के साथ साथ हमारी जो शोल्डर है उनमें एडहेसिव कैप्सुलाइटिस देखने को मिलता है। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस का जो कॉमन नेम जो देखने को मिलता है वो है हमारा फ्रोजन शोल्डर। तो हम फ्रोजन शोल्डर के नाम से भी जानते हैं। ये एक कंडीशन होती है जिसमें एडहेशंस फॉर्म हो जाते हैं हमारे जॉइंट में, और हमारे जो कैप्सूल है जॉइंट कैप्सूल उसमें उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जिस एडहेशन इसी एडहेशन और इन्फ्लेमेशन के कारण जो जॉइंट है वहां स्टिफनेस हो जाती है और हमारी जो मूवमेंट है वो प्रॉपरली पॉसिबल नहीं हो पाती। सो जब भी पेशेंट अपने शोल्डर जॉइंट को मूव करता है तो उसे पेन फील होता है, उसे ऐसा लगता है कि बहुत ही असहनीय दर्द होता है। कुछ इनिशियल डेज में ये पेन धीरे धीरे करके सबसाइड होता है,
बट स्टिफनेस वो मेंटेन रहती है और वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि अगर वहां पे जो रेंज ऑफ मोशन है, जो मूवमेंट है, वो अगर प्रॉपर नहीं हुआ है तो। एवेस्कुलर नेक्रोसिस, तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस जब भी होता है हमारे ह्यूमरल हेड का, तो इसका मतलब होता है कि हमारे ह्यूमरल हेड में की जो ब्लड सप्लाई वो डिसरप्ट हो गई। जब भी हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर बोन के पार्ट में जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं है, और वहाँ जो सेल है वो डेथ हो गई है, सेल डेथ देखने को मिलती। पुअर ब्लड सप्लाई के कारण, पुअर न्यूट्रिशनल डिमांड्स के कारण हमारे जो सेल्स हैं वो डेथ, उनकी डेथ हो जाती है। इसी कंडीशन को हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। सो जब भी एक्सिलरी आर्टरीज हमारी जो इंजर्ड होती हैं तो वहां पे जो ब्लड सप्लाई है वो डिसरप्ट हो जाती है। इस डिसरप्शन के कारण हमारे ह्यूमरल हेड का एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता, जिससे वहां पे ब्लड सप्लाई है वो पुअर रहती है, और साथ ही जो मूवमेंट है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्रॉपर मूवमेंट ना होने के कारण ही वहां पे ब्लड सप्लाई कम होती है। हेट्रोट्रोपिक बोन फॉर्मेशन, या हम कहें तो हेट्रोट्रोपिक ऑसिफिकेशन। सो हेट्रोट्रोपिक ऑसिफिकेशन में बेसिकली जो एक नई बोन्स फॉर्म हो जाती है, इस नई बोन्स के जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली रहते हैं हमारी जो मसल्स और हमारी जो सॉफ्ट टिश्यूज है उनमें एक नई बोन्स डेवलप हो जाती है जो कि एबनॉर्मल होती है। सो बेसिकली जो हेट्रोट्रोपिक बोन फॉर्मेशन है वो होता है हमारा एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन। जब भी हमारे मसल्स या हमारे सॉफ्ट टिश्यूज में किसी भी तरह का बोन फॉर्मेशन होता है तो वो कहलाता है हमारा हेट्रोट्रोफिक बोन फॉर्मेशन, जो कि एक कॉमन फेनोमेना है, और ये इंजरी या सर्जरी के बाद देखने को मिलता है, जिसे हम, अगर रेंज ऑफ मोशन हमारा रेस्ट्रिक्ट हुआ है, एक हम पाल्पेशन में एक मास फील हो रहा है, और इसे हम एक्सरेज के या एमआरआई सीटी स्कैन इनसे भी डायग्नोज कर सकते हैं।
डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर, बेसिकली हमने अभी बात किया प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अब हम बात करते हैं डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है माल यूनियन। सो माल यूनियन का मतलब है कि हमारे जो जॉइंट आर्टिकुलेशंस है वो अगर इम्प्रॉपर हो फ्रैक्चर के बाद, अगर उनमें जो फिर से रिकॉम्बिनेशन हुआ है वो अगर इम्प्रॉपर हो जाए तो उसे हम माल यूनियन कहते हैं। यानी कि हमारे जो बोन्स हैं उनका अगर जो यूनियन हुआ है फ्रैक्चर के बाद, अगर वो गलत कंडीशंस में यूनियन हो जाए तो उसे हम माल यूनियन कंडीशन कहते हैं। Varus deformity of elbow. So varus deformity में हम बेसिकली जो हमारा एल्बो है वो आइदर ऑफ द वे ट्विस्ट हो जाता है या किसी एक डायरेक्शन में वो हमारा ट्विस्टिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। ब्रेकियल आर्टरी इंजरी। सो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर होता है तो हमारी जो ब्रेकियल आर्टरी है वो इंजर्ड हो जाती है। तो जो अगर हमारी ब्रेकियल आर्टरी इंजर्ड है तो हमारी जो रेडियल जो पल्स है वो एब्सेंट होती। सो अगर रेडियल पल्स हमारी एब्सेंट है तो ये हमें सजेस्ट करती है कि ब्रेकियल आर्टरी का इंट्रैपमेंट हुआ, या उसमें जो जब भी हम फ्रैक्चर का रिडक्शन प्रोसेस करते हैं तो उस प्रोसेस में अगर हमारे ब्रेकियल आर्टरी की इंट्रैपमेंट हुई है तो हमें रेडियल पल्स नहीं मिलती, यानी कि एब्सेंट रहती। और दूसरा जो हमारा सिंड्रोम है जिसे हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं। सो जब भी इंक्रीज प्रेशर होता है, जब हमारी आर्टरी इंजर होती है तो वहाँ पे लोकलाइज एरिया में प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। उस प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण वहाँ स्वेलिंग होती है। इस स्वेलिंग को हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम या ब्रैकियल आर्टरी इंजरी के कारण ही वोल्कमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है, जो कि लेट कॉम्प्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है। तो जब भी हमारी मसल्स शॉर्टन होती है तो ये हमारे जॉइंट को एक तरफ पुल करती है। ये नॉर्मली उस तरफ पुल होते हैं जिस तरफ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन जब ये स्टिफ हो जाती है, हमारे अगर मसल्स हमारे स्टिफ है तो जॉइंट हमारा जो है वो बेंट रहता है, वो एक स्टक रहता है, उसमें किसी तरीके का मूवमेंट नहीं हो पाता। इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चर। तो वोल्कमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर में बेसिकली पुअर ब्लड सप्लाई के कारण इस्कीमिया होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स में जैसे हमारी ब्रेकियल आर्टरी उसकी इंजरी हुई है तो उसके कारण वहां पे ब्लड फ्लो कम होता है। सो वोल्कमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर में बेसिकली हमारी जो फोर आर्म है उसकी जो मसल्स है वो डैमेज हो जाती है, हमारी जो ब्रेकियल आर्टरी वो डैमेज हो जाती है। सो इसको भी बेसिकली हम कई सीवियरिटी कंडीशंस पे डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हमारा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। अगर हमारे 2 से 3 फिंगर्स में ही कॉन्ट्रैक्चर है तो हम माइल्ड क्लासिफाई करते हैं। हमारे सभी फिंगर्स में अगर फ्लेक्शन है, बेंड है तो इसे हम मॉडरेट कहते हैं। और हमारे अगर फोर आर्म्स और फिंगर्स और रिस्ट अगर तीनों चीज इन्वॉल्व है तो हम इसे सीवियर वोल्कमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं। तो ये बेसिकली एक लेट कॉम्प्लिकेशन होता है जो कि बहुत इनिशियली, ये बहुत स्टार्टिंग स्टेज में देखने को नहीं मिलता है। जब भी फ्रैक्चर अनट्रीटेड रह जाता है या फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट में किसी भी तरह का डिले होता है, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन अगर नहीं हो पाता है, प्रॉपर केयर नहीं रखा जाता है, तब
लेट कॉम्प्लिकेशंस के तौर पर वोल्कमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर जैसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर के केसेस में। मान यूनियन, सो जब भी हमारे दो एंड ब्रोकन बोन्स के यानी कि जो फ्रैक्चर्स हमारे हुए हैं जिनमें बोन्स के कंटिन्यूटी में ब्रेक हुआ है, तो जब भी दो एंड्स प्रॉपरली अगर ज्वाइन नहीं होते, प्रॉपर अगर यूनियन नहीं हो पाता या प्रॉपरली मेंड नहीं हो पाते, तो ऐसी कंडीशन को हम माल यूनियन की कंडीशन कहते हैं। ये हमेशा कहने और सुनने में खराब जरूर लगते हैं, लेकिन पेशेंट अपने हैंड्स या अपने आर्म्स को यूज कर सकता है, बट वो दिखने में कई बार अटपटे होते हैं, या हम जब भी एक्सरेज में देखेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि वहां पे जो जॉइंट्स है वो माल यूनियन हुआ है, क्योंकि उसमें फ्रैक्चर हुआ था कभी और फ्रैक्चर के समय प्रॉपर हीलिंग नहीं हुई, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ, तो इसलिए वहां पे देखने को मिलता है कि वो एक ओल्डर पर्सन यानी कि एक ओल्डर पेशेंट्स में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। और ओल्डर पेशेंट्स में इसलिए क्योंकि एक तो उनकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो भी कम होती है, और उसी के साथ साथ उनमें जो रीजनरेशन होता है बोन का वो भी बहुत कम होता है, यानी कि रीजनरेटिंग जो कैपेसिटी होती है, हमारे जो रीजनरेटिंग जो सेल्स हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं ओल्डर एजेस में।
तो माल यूनियन के केसेस ज्यादातर हमारे ओल्डर पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। एवास्कुलर नेक्रोसिस, सो जब भी ब्लड सप्लाई, जो भी हमारे बोन की ब्लड सप्लाई हुई, वो डैमेज हो जाती, सो हमारे जो बोन है वो डेथ हो जाती है, उसकी वो डाई हो जाती है। ये बेसिकली एवास्कुलर नेक्रोसिस कहलाता है। इसमें जब भी हमारे अपर आर्म के जो भी एंड में ब्रेक हुआ है, उससे जो हमारे बोन है उसमें अगर एवास्कुलर नेक्रोसिस है, तो इसका मतलब है कि वहां पे जो ब्लड सप्लाई है वो डिसरप्ट हुई है। उस डिसरप्शन के कारण जो हमारे जो सेल्स है वो डैमेज हो गए हैं, हमारी जो बोन है वो डैमेज हो गई है, बोन के जो सेल्स हैं वो डेथ हो गई। इसी को हम कहते हैं नेक्रोसिस। जबकि जब बोन, जब सेल्फ सेल्फ डैमेज होने लगते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम नेक्रोसिस कहते हैं। और जब भी ये एक पुअर ब्लड सप्लाई के कारण होता है, तो हम ऐसी कंडीशन को एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। तो जब भी किसी को एवास्कुलर नेक्रोसिस होता है, स्पेसिफिकली शोल्डर में, तो ये देखने को मिलता है कि जो पेशेंट का शोल्डर होता है बहुत पेनफुल होता है। पेशेंट कोई भी मूवमेंट करता है तो वो बहुत पेनफुल रहता है, और साथ ही उसका जो शोल्डर जो जॉइंट है वो बहुत स्टिफ रहता है, मूवमेंट्स बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। और इन स्टिफनेस को दूर करने के लिए कई बार सर्जरी की जरूरत पड़ती है, या फिर शोल्डर जॉइंट को ही रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है। सो एवास्कुलर नेक्रोसिस एक कई बार काफी डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसमें हमारे जो ब्रेक है वो सेवरल फ्रैगमेंट्स, जैसे अगर हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर की बात करें, तो कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स में जिसमें हमारे जो बोन है ब्रेक होकर कई फ्रैगमेंट्स में बट जाते हैं, तो उन फ्रैक्चर्स में या कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स में एवास्कुलर नेक्रोसिस जैसी कंडीशन ज्यादातर देखने को मिलती है, जिनमें इवेंचुअली हमें सर्जिकल इंटरवेंशंस की तरफ रुख करना पड़ता है। और सर्जिकल इंटरवेंशंस ही कई बार एक चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट बन जाते हैं।
न्यूरोवेस्कुलर इंजरी। सो जब भी किसी तरह का फ्रैक्चर होता है तो इसमें कई तरह के नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होती हैं, क्योंकि हमारी जो बोन्स हैं वो कई न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स से सप्लाइड रहती हैं, ब्लड वेसल्स से सप्लाइड रहती हैं। तो इसलिए जब भी फ्रैक्चर होता है तो इससे हमारे जो न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स हैं वो डैमेज होती हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होती हैं। और इस डैमेज के कारण, जैसे हमने पिछले भी स्लाइड में बात की, एवास्कुलर नेक्रोसिस जैसी कंडीशंस अराइज होती। इसी के साथ साथ जब हमारे नर्व्स और हमारे ब्लड वेसल्स दोनों डैमेज होते हैं तो न्यूरोवेस्कुलर इंजरी जैसी चीजें अराइज होती, क्योंकि हमारे जब अपर आर्म ब्रोकन है या अपर आर्म के हमारे जो बोन है वो अगर टूट रही या किसी कारण से फ्रैक्चर हुई, तो फ्रैक्चर होने के कारण उनमें हमें जो न्यूरोवेस्कुलर, जैसे कहीं ब्रैकियल आर्टरी है, हमारी एक्सिलरी नर्व है, एंट्रोशियस नर्व है, सो जब ये सब डैमेज हो रहे हैं तो हमारी न्यूरोवेस्कुलर इंजरीज होती है। कई बार ये देखने को मिलता है कि न्यूरोवेस्कुलर इंजरीज ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसेस भी हो सकती है। सो जब हम सर्जिकल जो अगर हम सर्जिकल प्रोसेस कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स में प्रेफर करते हैं कि क्योंकि वो उसमें फ्रैक्चर्स फ्रेगमेंट्स कई फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। सो जब हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स की बात करते हैं, फ्रेगमेंट्स को हम एक साथ लेके आने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा सर्जिकल इंटरवेंशंस में ही पॉसिबल है, तो उस सर्जरी के दौरान भी हमारी जो नर्व्स है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है, वो डैमेज हो सकती हैं। इसलिए डॉक्टर्स बहुत एक रेगुलर और एक रूटीन चेक करते हैं जब भी हमारे अपर आर्म में फ्रैक्चर होता है, क्योंकि वो एक साइंस और सिम्टम्स देखते हैं कि कहीं कोई न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स तो इंजर्ड नहीं हुए हैं, कहीं कोई सेंसरी लॉस तो नहीं हुआ है, कहीं कोई न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स तो डैमेज नहीं हुए जिसके कारण सेंसरी या मोटर चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो अगर हम 1 in 3 ब्रेक्स की बात करें, सो अगर 3 फ्रैक्चर्स हुए, सो 3 फ्रैक्चर्स में से एक फ्रैक्चर ऐसा होता है जिसमें हमारा जो नर्व्स है वो डैमेज होती है, और उस नर्व डैमेज के कारण न्यूरोवेस्कुलर इंजरी देखने को मिलती है। 10 लोगों के अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 10 में से 2 लोग ऐसे होते हैं जिसमें अगर हमारे मिडल आर्म यानी कि हमारे शाफ्ट ह्यूमरल शाफ्ट फ्रैक्चर है, तो उनमें जो रेडियल नर्व के डैमेज होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। ये पर्टिकुलरली बहुत कॉमन होते हैं अगर हमारे शाफ्ट के लोअर पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है या ब्रेक हुआ है। 7 out of 10 में हमें देखने को मिलता है कि वो रिकवर कर जाते हैं बिना कोई एक सर्जरी के नीड के, उनमें किसी तरह की सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट उनमें रेडियल नर्व इंजरी हुई है तो उनमें कई बार रिस्ट ड्रॉप जैसी कंडीशंस देखने को मिल सकती है। सो जब भी अगर हमारे ह्यूमरल शाफ्ट का फ्रैक्चर होता है तो हमें वहां पे ब्रैकियल आर्टरी भी इंजर्ड देखने को मिल सकती है या ब्रैकियल आर्टरी भी इंजर्ड हो सकती है, बट ये कंडीशन थोड़ी सी रेयर होती।
एसोसिएटेड शोल्डर डिसलोकेशन। सो जब भी हम इंजरीज की बात करते हैं, फ्रैक्चर्स की बात करते हैं, तो हमें एक डिसलोकेशन का जो रिस्क होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। फ्रैक्चर के टाइम में भी, जब भी प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर है, तो उस टाइम में भी अगर जब फ्रैक्चर हुआ है, पेशेंट फॉल हुआ है, तो उसी समय में शोल्डर भी डिसलोकेट हो सकता है, जिससे हमारे जो अपर आर्म है, जो हमारा टॉप ह्यूमरस, जो हमारा हेड है, वो भी ब्रेक हो सकता है। और अगर वो डिपेंड करता है कि फॉल जो हम पेशेंट का हुआ है वो किस इंटेंसिटी से हुआ है और किस हाइट से हुआ है, या पेशेंट को कैसा ब्लो लगा है, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो कैसा एक्सीडेंट वो था, किस इंटेंसिटी का था, किस वेलोसिटी का था। सो बेसिकली एक शोल्डर डिसलोकेशन का जो रिस्क है, कॉम्प्लिकेशन है, वो भी एसोसिएटेड होता है हमारे ह्यूमरस फ्रैक्चर के साथ, स्पेसिफिकली हमारे जो प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर। एसोसिएटेड रोटेटर कफ इंजरी। सो रोटेटर कफ बेसिकली हमारी चार मसल्स का एक ग्रुप होता है। हमारे जो सिट्स है, हमारे सबस्कैपुलरीज, इंफ्रास्पाइनेट, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, और हमारे सबस्कैपुलरीज। तो ये हमारे पोजीशन होते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट, जो हमारे रोटेटिंग मूवमेंट्स के लिए फंक्शन करती हैं, काम करती है। ये बेसिकली हमारे शोल्डर जॉइंट को एक ग्रैब करके रखती है, होल्ड करके रखती है, जिससे शोल्डर जॉइंट्स को डिसलोकेशन होने से प्रिवेंट किया जा सके। जब भी कभी फ्रैक्चर होता है तो इससे हमारे जो शोल्डर है, वो जो हमारा अपर आर्म में जो ब्रेक होता है, तो ये हमारे रोटेटर कफ को डैमेज कर देते हैं। प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर जब भी होता है तो ये हमारे रोटेटर कफ मसल्स इससे डैमेज हो सकते हैं। सो रोटेटर कफ टीयर बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें सर्जिकल रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट्स की बात करें, तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से हम इसे इजीली करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार रोटेटर कफ इंजरी में जो हमारा जो रोटेशन है वो प्रॉपर नहीं होता है। जब हम रोटेटर कफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करते हैं और उनमें हम प्रॉपर एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हमारी रोटेटर कफ मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं, और उससे उनमें धीरे धीरे इंजरी से वो बाहर होते हैं। सो इसलिए जब भी ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, तो ह्यूमरस फ्रैक्चर में रिहैबिलिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सिर्फ ह्यूमरस फ्रैक्चर में ही नहीं, बाकी सारे फ्रैक्चर्स में भी रिहैबिलिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी अगर रिहैबिलिटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिनमें इनिशियली जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बट कई बार वो प्रिवेंट नहीं होते, और फिर हमें सर्जिकल इंटरवेंशंस की तरफ जाना पड़ता है।
अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। कैसे हम ह्यूमरस फ्रैक्चर्स को डायग्नोज कर सकते हैं। अभी तक हमने बात किया है डिफरेंट कॉजेस के बारे में। हमने बात किया था साइन और सिम्टम्स के बारे में, हमने बात किया कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सो अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स को हम कैसे हम ह्यूमरस फ्रैक्चर्स को हम डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहला तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो यूज किया जाता है वो है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। सो डॉक्टर्स बेसिकली स्टार्ट करते हैं हमारी ब्रीफ मेडिकल हिस्ट्री से और हमारे जनरल हेल्थ के बारे में। सबसे पहले वो क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सिम्टम्स को देखते हैं, समझते हैं। वो एक लोकल एग्जामिनेशन करते हैं ये हमारे एल्बो और हमारे शोल्डर रीजन में। जब भी डॉक्टर एग्जामिन करते हैं तो वो चेक करते हैं कि कहीं कोई स्किन में कट या लेसरेशंस तो नहीं है। अगर फ्रैक्चर बहुत सीवियर है तो कहीं बोनी फ्रैगमेंट्स ने स्किन में ब्रेक तो नहीं किया है, या जिससे जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो बढ़ जाए, जो ज्यादातर ओपन फ्रैक्चर्स में देखने को मिलता है। क्लोज्ड फ्रैक्चर्स में हमें लेसरेशंस या ओपन वुंड्स ये देखने को नहीं मिलते। पाल्पेट करते यानी कि फील करते हैं कि बेसिकली हमारे एल्बो में कोई ऐसे एरिया तो नहीं है जिनमें टेंडरनेस हो। अगर टेंडरनेस है तो ये इंडिकेट करते हैं कि ब्रोकन बोन से ये इंजरी हुई, जैसे कि हमारे शोल्डर हमारे एल्बो का डिसलोकेशन। पल्स चेक किया जाता है क्योंकि अगर किसी तरह की नर्व या रिस्ट की इंजरी हुई है तो उसमें हमें पल्स चेक करना जरूरी है, जिससे हमारे जो ब्लड फ्लो है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। और ये हम हैंड या फिंगर से हम कर सकते हैं। उसी के साथ पेशेंट के सेंसरी एग्जामिनेशंस भी किया जाता है। इसमें पेशेंट को फिंगर्स रिस्ट मूवमेंट करने के लिए कहा जाता है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को फील करवाया जाता है। साथ ही पेशेंट में ये देखा जाता है कि किसी तरह का रिस्ट ड्रॉप तो नहीं है, या इंजरी तो नहीं है, या इंजरी के जो हुई है वो फ्रैक्चर के साथ साथ कोई और सेकेंडरी इंजरीज तो नहीं। और इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि वीकनेस या नंबनेस तो नहीं है हमारे फिंगर्स में, क्योंकि अगर किसी भी तरह की वीकनेस या नंबनेस देखने को मिल रही है, पेशेंट को नंबनेस महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो नर्व है उनमें इंजरी हुई है। तो उस नर्व इंजरीज को भी डायग्नोज करना है कि प्रॉपरली कौन सी ऐसी जो नर्व है वो डैमेज हुई है।
डायग्नोसिस में हम अब बात करते हैं रेडियो प्रोसीजर्स के बारे में, रेडियो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के बारे में। इसमें सबसे पहला हमारा जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है वो है हमारा एक्सरे। सो एक्सरे बेसिकली हमें डेंस स्ट्रक्चर्स की इमेजेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बोन। सो जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे एक्सरेज को ऑर्डर करते हैं एल्बो से, सो दैट कि हम डिस्टल फ्रैक्चर्स को डायग्नोज कर सकें। जब हमें प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर्स है या डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि फ्रैक्चर जो है वो अपर आर्म में है, तो या प्रॉक्सिमल एंड में है, तो प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर्स या प्रॉक्सिमल रीजन्स के जो हमारे एक्सरे हैं वो निकाले जाते हैं। डिपेंडिंग के सिम्टम्स कैसे हैं, डॉक्टर्स हमें ऑर्डर करते हैं अपर आर्म, फोर आर्म, शोल्डर, रिस्ट, हैंड, सो दैट ये इंश्योर कर सकें कि कोई और एसेसरी इंजरीज तो नहीं है। ट्रीटमेंट, तो बेसिकली अब हमने बात कर लिया कि कैसे डायग्नोज कर रहा है, जिसमें हमारा एक्सरे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में। सो जब भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले इमरजेंसी रूम में एक कास्ट लगाया जाता है एल्बो में या हमारे फ्रैक्चर एरिया में, सो दैट कि हम एल्बो को एक स्लिंग की पोजीशन में मेंटेन कर सकें, जिससे एक इमीडिएट ट्रीटमेंट हो सके, एक इमीडिएट पेशेंट को पेन रिलीफ मिल सके। फिर पेशेंट को आइस अप्लाई किया जाता है, सो दैट कि पेशेंट को पेन और स्वेलिंग से रिलीफ दिलाया जा सके। एनसेड्स और पेन किलर भी पेशेंट्स को एडमिनिस्टर किए जाते हैं, जो कि इंजेक्शन से भी किए जा सकते हैं या पेशेंट को मेडिकेशंस भी दिए जा सकते हैं, सो दैट उस पेशेंट को कम समय में पेन रिलीफ मिल सके। उस समय पेशेंट को एग्जामिनेशन करके पेशेंट को ये देखा जाता है कि क्या इस पेशेंट को सर्जिकल इंटरवेंशंस की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि कई ऐसे डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर्स होते हैं जो विदाउट सर्जिकल या विदाउट ऑपरेशन ट्रीट किए जा सकते हैं, बट ऐसे रेयरली ही देखने को मिलते हैं। तो सेम हमारे प्रॉक्सिमल पार्ट में भी पेशेंट्स को कई बार विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशंस के भी ट्रीट किया जा सकता है।
नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स बेसिकली रिकमेंड किए जाते हैं स्टेबल फ्रैक्चर्स के लिए, जिनमें जो बोन्स है वो कई पीसेस में ब्रेक नहीं हुई है या डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ये जनरली रिकमेंड किए जाते हैं जिनमें अगर हम देखते हैं पेशेंट्स हैं जिनमें सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है या कोई अदर मेडिकल कंडीशन है, तो वो ऐसे पेशेंट सर्जरी को टॉलरेट नहीं कर पाते। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स को ही ऑप्ट करना पड़ता है। इसमें बेसिकली जो डॉक्टर्स हैं वो स्प्लिंट या स्लिंग अप्लाई करते हैं हमारे एल्बो, सो दैट हमारे एल्बो प्रॉपर प्लेस में रहे और माल यूनियन जैसी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके, सो दैट और उसी के साथ जो हीलिंग है वो भी प्रॉपर हो सके। हीलिंग के प्रोसेस में फ्रिक्वेंटली कई बार एक्सरेज लेने की जरूरत पड़ती है, सो दैट ये चेक होता रहे कि सो दैट कि कहीं बोन्स शिफ्ट तो नहीं हुई है। अगर बोन्स शिफ्ट हुई है, डिस्प्लेस्ड हुई है, तो ऐसे कंडीशंस में माल यूनियन जैसी कंडीशंस हो सकती है। स्प्लिंट्स जो है वो जनरली 6 हफ्ते तक के लिए पहनना पड़ता है और उसके बाद एक सुपरवाइज्ड रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट किया जाता है। अगर फ्रैक्चर शिफ्ट होता है पोजीशन से, तो उस वक्त पेशेंट को, यानी कि अगर ये लगता है कि माल यूनियन जैसी कंडीशन अराइज हो सकती है, तो उसमें पेशेंट को सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है, सो दैट बोन्स को वापस से अपने करेक्ट प्रोसेस में अलाइन किया जा सके। सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स तभी ऑप्ट करना है जब अगर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स मतलब कि जो बोन्स हैं वो अपने प्लेस से बाहर मूव कर चुकी हैं, डिस्प्लेस हो चुकी हैं। या जब हम ओपन फ्रैक्चर की बात करते हैं तो इसमें हमारे जो पीसेस ऑफ बोन है वो हमारे स्किन को पंक्चर कर चुके हैं और एक ओपन वुंड हमें देखने को मिलता है। सो इनमें हमें इन्फेक्शन, फर्दर इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, ऐसे केसेस में सर्जिकल प्रोसेस को ही हमें प्रेफर करना पड़ता है, क्योंकि ओपन फ्रैक्चर्स में हमें रिस्क
ज़्यादा होता है इन्फेक्शन का, इसलिए जल्द से जल्द विद इन आवर्स हमें सर्जिकल प्रोसेस पे जाना पड़ता है। पेशेंट को इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं इमरजेंसी रूम्स में, और वहाँ पे एक उसे टेटनस का शॉट भी दिया जाता है। ड्यूरिंग सर्जरी जो कट है इंजरीज के या सर्फेसेस जो ब्रोकन बोन्स के हैं, थॉरली वो क्लीन किए जाते हैं, बोन को रिपेयर किया जाता है। और कुछ केसेस में जो ओपन फ्रैक्चर्स हैं उनमें एक से ज्यादा यानी कि मल्टीपल सर्जरीज की जरूरत पड़ सकती है। एक्सटर्नल फिक्सेशन, कई बार ओपन फ्रैक्चर्स में एक्सटर्नल फिक्सेटर्स यूज किए जाते हैं सो दैट बोन को एक पोजीशन में होल्ड किया जा सके अंटिल कि सेकेंड सर्जरी हमें करनी पड़े, या सेकेंड सर्जरी जब तक नहीं होती है तब तक एक एक्सटर्नल फिक्सेटर्स यूज कर सकते हैं हम ओपन फ्रैक्चर्स में स्पेसिफिकली, सो दैट कि बोन को एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड रखा जा सके। इसके लिए जो डॉक्टर्स हैं वो एक इंसिजन्स करते हैं स्किन में और मेटल पिन्स इंसर्ट करते हैं बोन्स में, और फिर जो पिन्स हैं वो प्रोजेक्टेड रहते हैं हमारे स्किन के बाहर और अटैच किए जाते हैं कार्बन फाइबर बार से हमारे स्किन के बाहर। जो एक्सटर्नल फिक्सेटर्स हैं वो एक फ्रेम की तरह काम करते हैं सो दैट कि हमारे जो बोन है उसे एक अच्छे पोजीशन में होल्ड किया जा सके, सो दैट जब भी सेकेंड सर्जरी को परफॉर्म किया जा सके उस वक्त तक बोन को एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड रख सके। ये हमारे स्किन जो हमारी स्किन जो डैमेज हुई थी उसे भी टाइम देते हैं कि ये इम्प्रूव कर सके और हमारे जो फ्रैक्चर है वो भी फिक्स हो सके। साथ ही एक्सटर्नल फिक्सेटर की यूज से हम जो इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन, ये प्रोसीजर जनरली यूज किया जाता है डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर्स को ट्रीट करने के लिए। इस प्रोसीजर में जो बोन फ्रैगमेंट्स है उन्हें सबसे पहले रिपोजिशन किया जाता है सो दैट वो अपने नॉर्मल अलाइनमेंट में आ सके। फिर उन्हें एक प्लेस में होल्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लेट स्क्रूज, सो दैट कि उन्हें एक जगह में नॉर्मली अलाइंड करके होल्ड किया जा सके। डिपेंडिंग कि फ्रैक्चर कैसा है, सो डॉक्टर्स जनरली कंसिडरेशंस को देखते हैं कि वो कंसिडरेशंस में हमें अल्नर नर्व का प्लेसमेंट क्या है,
तो इन मोस्ट केसेस जब भी डॉक्टर्स देखते हैं या जेंटली अल्ना नर्व को मूव करते हैं, तो वो हमें उसे प्रिवेंट करना होता है इंजरी में, सो दैट कि जब भी सर्जिकल प्रोसेस हो रही है या सर्जिकल इंटरवेंशन यूज किए जा रहे हैं, तो हम अल्नर नर्व को हम इंजर्ड होने से बचा सकें। एट द एंड जो अल्नर नर्व है उसे हम वापस से प्लेस करते हैं अपने पोजीशन में। सो इनिशियली अल्नर नर्व को रिप्लेस किया जाता है, मूव किया जाता है, और फिर सर्जरी के कंप्लीट होने के बाद उसे वापस से प्लेस किया जाता है उसके ओरिजिनल प्लेस में। बोन ग्राफ्टिंग, कुछ बोन्स अगर लॉस्ट हो गई हैं वुंड के कारण या क्रश के कारण, सो फ्रैक्चर में बोन ग्राफ्टिंग की भी जरूरत पड़ सकती है, सो दैट जो गैप है उसे फुलफिल किया जा सके। बोन ग्राफ्टिंग हमें एक डोनर से लिए जा सकते हैं। एलोग्राफ्ट अगर हम एक ही उसी पार्ट से ले रहे हैं तो उसे हम ऑटोग्राफ्ट कहते हैं, या एक किसी बोन से हम उसी सेल्फ बॉडी से हम दूसरे बोन से ले रहे हैं तो उसे हम ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। मोस्ट ऑफनली पेल्विस से ये ग्राफ्ट लिए जाते हैं, और कुछ केसेस में आर्टिफिशियल मटेरियल को भी हम यूज कर सकते हैं। ऑस्टियोटॉमी, कई बार डॉक्टर्स जो हमारे एल्बो है उसके जो ओलिक्रॉन है उसको कट कर देते हैं, टिप को कट करते हैं कि जो बोनी फ्रेगमेंट है वो और अच्छे से दिख सके। इस कट बोन को मूव किया जाता है अवे, सो दैट जो फ्रैक्चर है उसे प्रॉपरली रिपेयर किया जा सके। जब फ्रैक्चर रिपेयर हो जाते हैं तो ओलिक्रॉन को वापस से उसके ओरिजिनल लोकेशन में प्लेस किया जाता है और रिपेयर किया जाता है प्लेट और स्क्रूज की हेल्प से। टोटल एल्बो रिप्लेसमेंट यानी कि आर्थ्रोप्लास्टी, सो कुछ केसेस में देखने को मिलता है कि ह्यूमरस का सीवियर डैमेज होता है, तो ऐसे में टोटल एल्बो रिप्लेसमेंट या आर्थ्रोप्लास्टी की जरूरत पड़ सकती है। इसमें मेटल और प्लास्टिक इम्प्लांट्स यूज किए जाते हैं ह्यूमरस में, सो दैट की जो ब्रोकन बोन्स है उन्हें रिमूव किया जा सके और मेटल और प्लास्टिक इम्प्लांट्स को अटैच किया जा सके अल्ना, और एक दो इम्प्लांट्स को कनेक्ट करके हिंज फॉर्म किया जा सके। जिन पेशेंट्स में एल्बो रिप्लेसमेंट होता है उन्हें 5 पाउंड से ज्यादा का वेट लिफ्ट करने नहीं दिया जाता है, सो वो भी उनके पूरे रेस्ट ऑफ द लाइफ। इससे जो प्रोसीजर है इससे पेशेंट्स को उन्हीं पेशेंट्स में दिया जाता है जो हैवी, जो बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं जो ओल्ड एज के हैं या उनमें वो लिफ्ट नहीं कर सकते हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स। सो ऐसे पेशेंट्स में टोटल एल्बो रिप्लेसमेंट्स की टेक्निक्स को यूज किया जा सकता है। आर्थ्रोडेसिस या फ्यूजन, सो यंग पेशेंट्स में यानी कि या बहुत एक्टिव पेशेंट्स में जिनमें सीवियर डैमेज हुआ है तो आर्थ्रोडेसिस को हम प्रेफर करते हैं रेदर देन एल्बो रिप्लेसमेंट। आर्थ्रोडेसिस में डॉक्टर जनरली प्लेट्स अप्लाई करते हैं और स्क्रूज अप्लाई करते हैं ह्यूमरस में, सो दैट कि ओलिक्रनन जो है वो ग्रो कर सके और फ्यूज कर सके एक बोन के साथ। ऑल्दो पेशेंट्स अपनी जो एबिलिटी है एल्बो बेंड करने की वो
लूज नहीं करते हैं, बट उन्हें ये हमेशा एक मेंटेन करके रखना है कि उन्हें स्ट्रेंथ अपने एल्बो जॉइंट्स की प्रॉपर मेंटेन करनी है। कॉम्प्लिकेशंस, सो अगर हम सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इन्फेक्शन एक सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है सर्जरी। सो डॉक्टर्स ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, बट हमें भी सेफ्टी और सिक्योरिटी अपनी रखनी है सो दैट हम सेकेंडरी इन्फेक्शन से बच सकें। डैमेज हो सकता है नर्व्स या ब्लड वेसल्स का। सर्जरी के दौरान या सर्जरी के समय पेशेंट को कोई भी नर्व या ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती है, जिससे पेशेंट में टेम्पररी नंबनेस या वीकनेस देखने को मिल सकती है। नॉन यूनियन, जिसमें हम ये देखते हैं कि फ्रैक्चर्स प्रॉपरली हील नहीं हुए, जो फ्रैक्चर्स हैं वो कई बार अलग हो चुके हैं, बोन्स अलग हो चुकी हैं और वो हील नहीं होते हैं। सो नॉन यूनियन भी एक तरह से कॉम्प्लिकेशन है। अगर पेशेंट्स प्रॉपर डायरेक्शंस फॉलो नहीं करते हैं सर्जरी का, तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होता है। जो पेशेंट स्मोकिंग या टोबैको यूज करते हैं या डायबिटीज है, तो उनमें जो हीलिंग की जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है। अगर फ्रैक्चर में किसी तरह का कट है, स्किन में ओपन फ्रैक्चर है, तो उसकी जो हीलिंग की प्रोसेस है वो जनरली स्लो रहती है। इन्फेक्शन का जो इन्फेक्शन भी होता है अगर, तो उसकी हीलिंग स्लो होती है। अगर फ्रैक्चर फेल हो जाता है हील करने में, तो फिर हमें वापस से सर्जिकल इंटरवेंशंस की जरूरत पड़ सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया ह्यूमरस फ्रैक्चर पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।